अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर फिर लेगा वो दोनों Hello students, welcome back to Pathshala Classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala Classes और आज हम एक बहुत अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है बहुत हाल में ही, जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्बिट्रेशन। चलिए हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लॉ डील करता है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बॉडीज जितने भी हैं उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, लेकिन ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें ये कॉन्फ्रेंस हर साल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। इस बार न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है इन कोलैबोरेशन विद UNCITRAL, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के पीछे दो रीजंस हैं। पहला, 75th एनिवर्सरी सुप्रीम कोर्ट का मनाया गया। ऑल्सो PCA का 125वां एनिवर्सरी था। PCA क्या है? PCA है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सारे आर्बिट्रेशन के इश्यूज डील करता है, जो जितने भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उससे डील करता है। और सुप्रीम कोर्ट एज यू नो द हाईएस्ट कोर्ट, द हाईएस्ट इन द हायरार्की ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये मैकेनिज्म है। इसके बहुत तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार कह सकते हैं हम, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन एटसेट्रा। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, ये आपको कोई भी दो डिस्प्यूटेबल पार्टीज जो है, जो डिस्प्यूट में है ऑलरेडी, उसके सहमति से आपको बताएं। सहमति, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंसेंट के आर्बिट्रेशन का जो भी मैकेनिज्म इंडिया में अवेलेबल है आप नहीं अवेल कर सकते हो। जो भी दो पार्टीज है जो डिस्प्यूट में है उनके कंसेंट होने चाहिए कि हाँ हमें आर्बिट्रेशन के लिए जाना है। कंसेंट होने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है और रिपोर्ट सबमिट होने के फौरन बाद आर्बिट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। कंसेंट का अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर फिर लेगा वो दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज के पे बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एज एन न्यूट्रल रहता है पूरा। आर्बिट्रेटर जो है वो किसी की तरफ का नहीं होता है, ना एक्स के ना वाई के। जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज है वो न्यूट्रल रहता है और न्यूट्रली जो सही लगता है वो डिसीजन देता है उसी हिसाब से। ऑल्सो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इन दौरान ड्यू प्रोसेस ऑफ, इन द ड्यू कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, वो सारे कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं और कहीं लीक नहीं होते। ये पर्सनल रहता है, बस दो पार्टी और एक आर्बिट्रेटर के बीच में ये पूरा मामला सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया में बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं ऑन आर्बिट्रेशन, बहुत सारे एक्ट्स हैं और हम देखते हैं कौन कौन से एक्ट्स हैं। सबसे पहला आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये UNCITRAL के तहत बनाया गया है। ये इसी मॉडल को फॉलो करके ये एक्ट प्रोपाउंड किया गया है, 1996 का है ये। इसके आगे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 का है अधिनियम। आपको बताएं सबसे ज्यादा इंडिया के डिस्प्यूट जो होते हैं और जितने भी आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं वो सबसे ज्यादा यही डील किया जाता है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 के अंडर बहुत डेल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डील होते हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये सोसाइटी जितने भी आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर हर कुछ ये सोसाइटी का जिम्मा होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या कहां आर्बिट्रेशन सेंटर्स है। अब क्यों चाहिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स? जैसे मान लीजिए एक्स कंट्री और वाई कंट्री है, दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ट्रेड, डिस्प्यूट रिगार्डिंग वॉरफेयर, एनीथिंग, जो भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग टेरिटरी, कुछ भी मसले हो तो ये इंटरनेशनल बॉडीज जो है फॉर आर्बिट्रेशन ये सॉर्ट आउट कराती है।
देश के मसले, इंटरनेशनल बॉडीज जितने भी हैं सारे डील करते हैं इन सब चीजों से कि भाई इंटरनेशनल जो भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो इंटरनेशनल जितने भी आर्बिट्रेशन सेंटर्स है वो डील करती है। सबसे पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये 1923 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। दूसरा पीसीए, पीसीए एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। याद रखिएगा इंटरनेशनल हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। पीसीए जो है ये 1899 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये कहां पे है? हेग में। हेग कहां है? नीदरलैंड्स। UNCITRAL मॉडल लॉ जो है इसके तहत ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल मीडिएशन एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स भी बेस्ड है और इंडिया भी पार्टी है इसका, पीसीए का। रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? रूल ऑफ लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है जो एवी डाइसी ने किया था प्रोपाउंड। एवी डाइसी जो है बहुत जाने माने ज्यूरिस्प्रूडेंशियल ज्यूरिस्ट रहे हैं, जो लॉ के बहुत सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने ले डाउन करा है। इसका बताएं, एवी डाइसी जो है, एवी डाइसी ने एक प्रिंसिपल प्रोपाउंड कर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ये आर्बिट्रेरी परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और इट इंश्योर्स कि द गवर्नमेंट शैल नॉट इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये राइट्स किसी भी सिटीजन्स के उसे इन्फ्रिंज करने नहीं देता है। ऑल्सो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जो है, अगर कोई भी लॉ इस पे बेस्ड है तो कभी गवर्नमेंट का आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ अगर एप्लीकेबल हुआ है और कोई भी लॉ उसके कोहेरेंस में है, उसके कंसोनेंस में है, तो वो लॉ कभी भी आर्बिट्रेरी नहीं होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ टेक्स केयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द citizens। तो आज के लिए बस इतना ही। You can also subscribe to the YouTube channel of Pathshala classes. The link is in the description box. Also, for getting free access to e-materials for your study preparation, you can subscribe to the Telegram channel of Pathshala classes. And for your easy access to doubt redressal, you can also post your questions in the comment box. Thank you so much.